हेलो फ्रेंड्स, प्रकल्प ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माधव कुंडल आज आप लोगों के बीच में जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर के अंतर्गत ही अगला पार्ट हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व, आवश्यकता और इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हमारे शामिल होंगे और मानव क्लोनिंग के बारे में हम लोग आज समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों के कौन कौन से पोर्शन आप लोगों को पढ़ना है। देखिए टॉपिक के अंतर्गत क्लोनिंग, स्टेम सेल्स तकनीक, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक, मानव जीनोम परियोजना, जीन थेरेपी और जीन एडिटिंग, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग संक्षिप्त में जानकारी हासिल करेंगे। और उससे पहले हम लोग देखेंगे कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व क्या क्या है। देखिए सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो इस जैव प्रौद्योगिकी के प्रभाव से जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो मानव स्वास्थ्य के अंतर्गत सुधार और साथ में ही जीवन प्रत्याशा या फिर आयु की वृद्धि हम लोग एक प्रौद्योगिकी के महत्व के रूप में देख सकते हैं। दूसरा, जैव प्रौद्योगिकी के प्रभाव के कारण सटीक, परिष्कृत तथा कम पार्श्व प्रभाव वाली औषधियों का निर्माण, अर्थात आज के समय में जीन एडिटिंग, जीन थेरेपी आदि के माध्यम से ऐसी दवाओं का निर्माण किया जा रहा है जो कि सटीकता से केवल उसी बीमारी का इलाज करती है जो उससे संबंधित है। साइड इफेक्ट्स जो होते हैं उसको जितना ज्यादा मिनिमाइज किया जा सकता है उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो जैव प्रौद्योगिकी प्रभाव के माध्यम से हम लोग सटीक एवं परिष्कृत दवाओं का निर्माण किया जा रहा है। अगली चीज आती है आप लोगों की असाध्य रोगों का उपचार संभव, अर्थात आज के समय में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कैंसर जैसी समस्याएं, डायबिटीज जैसी समस्या या फिर हृदय संबंधी समस्याएं, ऐसी बीमारियां जिनको लाइलाज माना जाता था, ऐसी बीमारियों का भी उपचार आपके जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जा सकता है। आनुवांशिक रोग एवं विकृतियों का उपचार, ऐसे कई प्रकार के रोग होते हैं जो कि आनुवांशिक रूप से आपके बड़े रोग होते हैं जिनका उपचार अभी तक संभव नहीं हो पाता था, लेकिन जीन थेरेपी और जीन एडिटिंग के माध्यम से आज मानव इतना सक्षम हो चुका है कि वो आनुवांशिक रोगों का उपचार भी कर सकता है। अगला आता है अंग प्रत्यारोपण या रक्त निर्माण, ऐसी कई प्रकार की जो चीज होती है वो हम लोग इस जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कर सकते हैं। जैव विविधता का संरक्षण, ये भी आप लोगों का इसके अंतर्गत शामिल होता है, क्योंकि आज हम लोग क्लोनिंग के माध्यम से ऐसे पौधे, जीव जंतुओं का निर्माण कर सकते हैं जो कि विलुप्त या फिर विलुप्त प्राय हो रहे हैं। ऐसे जीवों को संरक्षित किया जा सकता है जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। निसंतान दंपतियों के लिए वरदान, आईवीएफ तकनीक या टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के माध्यम से आज हम लोग इसके एक महत्व को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों से चर्चा करी कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की आवश्यकता और महत्व क्या चीज है। आइए अब हम लोग आज का एक जो छोटा सा एक सेक्शन हम लोग लेने वाले हैं वो है आपका क्लोनिंग। देखिए क्लोनिंग की परिभाषा के स्तर पर यदि बात की जाए तो क्लोनिंग वह चीज है जिसमें अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से किसी जीव के जैसे एक सजीव दूसरे जीव का निर्माण करना या सजातीय जीव का निर्माण करना जो कि रंग, रूप, आकृति आदि व्यवहार के स्तर पर अपने पेरेंटियल सेल या फिर पेरेंटियल जीव के अनुसार ही वो अपना व्यवहार रखता हो। अर्थात यहां पर किसी एक जीव की तरह ही दूसरे जीव का निर्माण करना ही आपका अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से करना ही आपका कहलाता है क्लोनिंग। ठीक है, यहां पर क्लोनिंग भी देखा जाए तो इसको यदि हम लोग डिवाइड करें तो 3 स्तर पर समझ सकते हैं। क्लोनिंग एक ही चीज है लेकिन इसको हम लोग जैसे देखा जाए, पहला जीन या फिर आणविक क्लोनिंग, जहां पर केवल डीएनए के स्तर पर क्लोनिंग की जा रही है या फिर जीन डीएनए का प्रवर्धन किया जा रहा है तो वो कहलाता है आप लोगों का जीन एवं आणविक क्लोनिंग। कोशिकी क्लोनिंग, जहां पर एक कोशिका की तरह ही अन्य कोशिकाओं का निर्माण करना, मतलब एक कोशिका जो है उसी की तरह आप लोगों का रिपीटेशन अन्य कोशिकाओं का निर्माण करना, तो वो कहलाता है आपका कोशिकी क्लोनिंग। जीव क्लोनिंग, जहां पर एक जीव के जैसे ही दूसरे जीव का निर्माण करना, तो वो कहलाता है आपका जीव क्लोनिंग। तो इस प्रकार से क्लोनिंग को हम लोग 3 स्तर पर कर सकते हैं, जैसे जीन क्लोनिंग, कोशिकी क्लोनिंग और जीव क्लोनिंग। ठीक है, यहां पर क्लोनिंग की मैं आपको एक प्रक्रिया समझाता हूं कि क्लोनिंग किस प्रकार से संभव होती है, जिसमें हम लोग जिस प्रक्रिया को समझ रहे हैं वो सोमेटिक सेल से न्यूक्लियर ट्रांसफर इसको इंग्लिश में कहा जाता है, जिसमें कायिक कोशिका नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक इसको हिंदी में कहा जाता है। देखिए कायिक कोशिका मतलब सोमेटिक सेल्स जिसको कहा जाता है, और यहां पर अंडाणु कोशिकाएं।
यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कायिक कोशिका जिसका हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, जीन या फिर हम लोग जिसको बोल सकते हैं क्लोनिंग करना चाह रहे हैं, तो यहां पर अंडाणु कोशिका में से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इस नाभिक को निकाल लेंगे और इस प्रकार से नाभिक रहित अंडाणु कोशिका का निर्माण हुआ। और यहां से हम लोग कायिक कोशिका का प्रतिस्थापन या फिर इसमें प्रत्यारोपण किसमें कर देंगे, नाभिकीय रहित अंडाणु कोशिका में। देखिए यहाँ पे मैंने कलर के माध्यम से भी आप लोगों को अलग अलग बता रखा है। जैसे अंडाणु कोशिका जो है जिसको हम लोगों ने रेड कलर में बता रखा है और कायिक कोशिका को हम लोगों ने ब्लैक कलर में बता रखा है। और इस प्रकार से हम लोगों ने अंडाणु कोशिका में कायिक कोशिका का प्रतिस्थापन करा और कृत्रिम माध्यम से इनका निषेचन करते हैं और निषेचन करने के बाद में एक भ्रूण का निर्माण किया जाता है। ये भ्रूण जो है वो भ्रूण विकसित होने के बाद में लगभग 4 से 13 दिन के बीच का जो भ्रूण होता है, इसे वापस से मादा जीव के अंतर्गत इसका क्या किया जाता है, प्रत्यारोपण। और मादा जीव में प्रत्यारोपण करने के बाद में एक जो स्वाभाविक प्रक्रिया जो निषेचन और प्रजनन की जो होती है उसके माध्यम से इस क्लोन को विकसित किया जाता है। अर्थात इसको हम लोगों ने बोल सकते हैं कि क्लोनिंग की एक संक्षिप्त प्रक्रिया मैंने आप लोगों को समझाई है, जिसमें किस प्रकार से कायिक कोशिकाओं और अंडाणु कोशिकाओं का उपयोग करते हम लोगों ने क्लोन का निर्माण किया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी है यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिहाज से, कि क्लोनिंग के सकारात्मक प्रभाव क्या है। देखिए, क्लोनिंग के बारे में यदि बात की जाए तो क्लोन के अंतर्गत सबसे पहला क्लोन जो बना था वो 1997 में बना था। 1997 में इल्मुड नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसकी घोषणा की थी और उन्होंने सबसे पहले एक क्लोन का निर्माण किया था, एक पशु जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक भेड़ का निर्माण, भेड़ को क्लोन तैयार किया था। उसके बाद में यदि भारत में बात की जाए तो भारत में भी राष्ट्रीय दुग्ध संस्थान जो कि करनाल में है, उसने भी एक भैंस का क्लोन तैयार किया था। तो इस प्रकार से क्लोनिंग के इतिहास लंबा रहा भी है, लेकिन बाद में संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में अधिकांश देशों में क्लोनिंग प्रतिबंधित है। केवल अनुसंधान और विकास के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कोशिकीय और जीन के स्तर पर क्लोनिंग को ही अलाउ किया गया है, जबकि जीव के स्तर पर क्लोनिंग को आज भी अधिकांश देशों में प्रतिबंधित किया जा चुका है। अब क्लोनिंग के सकारात्मक प्रभाव के स्तर पर बात की जाए तो देखिए, शारीरिक अंगों की क्लोनिंग की जा सकती है, जैसे हाथ पैर किसी भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो ऐसे स्तर पर कोशिकीय क्लोनिंग के माध्यम से हम उसके शारीरिक अंगों का उपचार किया जा सकता है। कई प्रकार के ऐसे रोग होते हैं जिनका उपचार संभव नहीं है तो उनका भी उपचार किया जा सकता है, जैसे हृदय वक्र रोग। जैव विविधता के संरक्षण में ऐसे पौधे जो कि विलुप्त प्राय होने की स्थिति में है, इनका क्लोन तैयार करके, या फिर कोई जंतु जो है जो विलुप्त प्राय की स्थिति में है उसका क्लोन तैयार करके हम लोग जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। यौवन की अभिलाषा, अर्थात यहाँ पर व्यक्ति अपने आप को हमेशा युवा मतलब वृद्धावस्था से वापस से युवावस्था में लाने की तकनीक तक पहुंच चुका है। अर्थात वो अपने आप को लगातार रूप से चिर यौवन या फिर एक लंबी उम्र तक अपने आप को ले जा सकता है। क्लोनिंग के नकारात्मक प्रभाव सकारात्मक प्रभाव से कहीं ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे गरीबों के लिए स्वप्न, ये इतनी महंगी टेक्नोलॉजी होगी जिसपे गरीब लोग कभी भी इसको सहजता से इसको अपना नहीं पाएंगे। दूसरा, अपराधों की संभावनाएं बढ़ने की स्वाभाविक सी बात है कि एक ही प्रकार के जब कई सारे व्यक्ति यदि आप लोगों के क्लोन तैयार हो जाएंगे तो यहाँ पर अपराध और अपराध के बाद में उनकी पहचान करना अपने आप में बहुत जटिल कार्य हो जाएगा। तो कई प्रकार के अपराधों की वृद्धि हो सकती है। भ्रूण हत्या, देखिए, एक भ्रूण को इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत एक भ्रूण को तैयार करने में यदि आप लोग देखें तो एक भ्रूण को तैयार करने में कम से कम 200 से 250 भ्रूण की हत्या हो जाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया को सक्सेस होने में कई भ्रूण जो रहते हैं वो आपके फेलियर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भ्रूण हत्या एक जो कि एक अपराध है जो आप लोग देख सकते हैं। सामाजिक संरचना प्रभाव, देखिए, इस पूरी क्लोनिंग के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि मादा कोशिका का प्रभाव आप लोग देख रहे हैं, या फिर मादा के अंदर जीव का प्रत्यारोपण किया जा रहा है। यहां पर पुरुष सत्ता के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण परिवार नाम की जो संस्था जो है वो प्रभावित हो सकती है, क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा जो महत्व जो है वो केवल मादा जीव का अधिक होता है, पुरुष जीव का कम। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक संरचना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगली चीज होती है मानव जीवन की महत्ता में कमी। आज के समय में मानव जीवन के जो उद्देश्य आयु को लेकर या फिर उसके नैतिक पक्ष को लेकर जो होते थे वो क्लोनिंग के बाद में कई गुना कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मानव जीवन के उद्देश्य में ही परिवर्तन आ सकते हैं। तो ऐसे में मानव जीवन की महत्ता में कमी आ सकती है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को क्लोनिंग के बारे में परिभाषा, प्रकार
और क्लोनिंग की किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, क्लोनिंग के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव को आप लोगों ने समझा। ठीक है, यदि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आए तो आप लोग इसे लाइक जरूर करें, और यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स इस पूरे सेक्शंस के ऊपर यदि आप लोगों को है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कर सकते हैं। और यूपीएससी और एमपीपीएससी या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं वो इस लेक्चर्स को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।